Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, विच इज बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर में कोई भी एक लिक्विड है। अब हम उस लिक्विड को बॉयल करना चाहते हैं, तो लिक्विड को बॉयल करने के लिए हमें उसको हीट करना पड़ेगा। हमने लिक्विड को हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड करने से लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स बढ़ेंगी, और मूवमेंट्स बढ़ने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह फ्रीक्वेंटली मूव करना शुरू कर देंगे। अब जब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो उसकी डिक्रीज हो जाएंगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम होने लगी। मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, जो अट्रैक्शन थी, वो कम होने लग गई है। तो इस तरह कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि जिनका वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब वेपर प्रेशर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जिससे मजीद काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, तो उससे अब जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो रही हैं। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब ब्रेक होंगी, तो क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर है एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जब वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। यानी कि लिक्विड को हमने इतना हीट अप किया कि उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया, तो इस पॉइंट पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट को छोड़ के वेपर्स में जाना शुरू हो जाएंगे और लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखनी है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें उन्होंने बताया है कि हमारे पास लिक्विड था, हमने उसको हीट करना शुरू किया। हीट करने से क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, तो मैक्सिमम अब मजीद हम हीट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मजीद नहीं बढ़ सकती क्योंकि वो मैक्सिमम हो गई है। तो अब जो मजीद फोर्सेस होंगी ना, वो इंटरमॉलिक जो मजीद एनर्जी होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने का काम करेगी, और जो वो एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे कि ये मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसको हम जाउल्स में लेते हैं, और डिफरेंट लिक्विड्स के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन 40.7 किलो जाउल्स पर मोल है। अब हमने देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट फैक्टर्स देखने हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंट पैरामीटर्स का क्या इफेक्ट होता है। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल प्रेशर पे। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसको अभी हम आगे चल के थोड़ी डिटेल में भी देखेंगे। अब अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उनको तोड़ने में टाइम लगेगा, एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी,
तो बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब अगर हम टेम्परेचर का रिलेशन देखें तो हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल जो है वो जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो फोर्सेस जल्दी ब्रेक हो जाएंगी, लिक्विड जल्दी वेपराइज हो जाएगा। इसी तरह और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो कम आएगा। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, more dissolved particle, lower the number of solvent molecule in position to vaporize and increase the entropy and therefore less benefit to vaporize। यानी कि अगर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी तो लिक्विड जो है वो कम अमाउंट में जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, हेंस बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में चंद लिक्विड्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, और वाई एक्सिस पर अगर हम देखें तो वेपर प्रेशर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर अगर हम देखें तो टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है। अब अगर हम देखें डाई इथाइल ईथर को, तो डाई इथाइल ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो 34.6 है। 34.6 क्यों है? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसी तरह अगर हम इथाइल अल्कोहल की बात करें तो इथाइल अल्कोहल 78.3, ऑलमोस्ट वैल्यू इससे 200 से काफी बिलो है, ऑलमोस्ट 50 के राउंड अबाउट है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.3 है। अब अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 4.8 टॉर है, और 4.8 टॉर अगर है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है। क्यों 100 है? क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से इसको बॉयल करना काफी डिफिकल्ट होता है, टाइम रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर जो है वो अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में हमारे पास कुछ लिक्विड्स हैं और उन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं। अब अगर हम देखें कि वो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं, वो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, हीट ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, इसलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। उसके मुकाबले में अगर हम डिफरेंट लिक्विड्स और को देखें, एथेनॉल की अगर हम बात करें तो एथेनॉल जो है वो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वेपर्स में जाने की एबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन नेफ्थलीन की वेपर में जाने की एबिलिटी जो है वो कम होती है, इसलिए जो एथेनॉल है वो इजीली वेपराइज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन जो नेफ्थलीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि वेपर प्रेशर कम है। अब हमने देखना है एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसके मुकाबले में लो होगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं वाटर की। अब अगर हमारे पास 1 atm प्रेशर है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर हम हायर एल्टीट्यूड की बात करें, सपोज मरी हिल्स की बात करते हैं, वहां पर प्रेशर जो है वो एयर का 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाता है, यानी कि एटीएम में अगर देखें तो 0.921 एटीएम हो जाएगा। तो अगर 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और 1 एटीएम जो है वो 760 टॉर होता है या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो उसके मुकाबले में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 98.98 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें जहां पर प्रेशर 323 टॉर हो जाता है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 69 डिग्री, यानी कि अगर हमारे पास वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है। इसी तरह अगर हम वेपर प्रेशर बढ़ा देते हैं, 1489 टॉर कर देते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, यानी कि 120 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर का एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं प्रेशर कुकर।
प्रेशर कुकर में हम कोई भी फूड जो है वो पकाते हैं और फूड जो है वो बहुत जल्दी कुक कर देती है। बेसिकली होता क्या है कि हम किसी भी कंटेनर यानी कि प्रेशर कुकर में कोई भी फूड पार्टिकल लेते हैं और उस पर वाटर डाल के उसको हम एयर टाइट कर देते हैं और हम इसको एक्सटर्नली हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से कह लें कि हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उससे इस कंटेनर का जो इंटरनल प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। और इस इंटरनल प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा कि जो जितने भी फूड पार्टिकल्स इस कंटेनर के अंदर होंगे वो जल्दी कुक हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें इसकी एक और एग्जांपल की तो वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लो टेम्परेचर पर बॉयल करना चाहते हैं, यानी कि कह लें कि हम उनको लो टेम्परेचर पर डिस्टिल करना चाहते हैं। तो लो टेम्परेचर पर क्यों डिस्टिल करना चाहते हैं? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर वो लिक्विड्स जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, तो बॉयल होने के बजाय जब उनकी मेल्टिंग हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी, तो हम एग्जैक्ट रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो इट डिक्रीज द टाइम ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज लेस फ्यूल इज रिक्वायर्ड। टाइम हमारा जो है वो कम यूज होता है। इसके अलावा ये इकोनॉमिकल है, लेस फ्यूल रिक्वायर्ड होगा। इसकी इन्होंने एग्जांपल दिया हमें ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो 290 डिग्री पर बॉयल होती है और 290 डिग्री 760 टॉर पर, तो इतने टेम्परेचर पर जब इसने बॉयल होना होता है तो ये डीकम्पोज हो जाती है। हम इसका बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाता है कि ग्लिसरीन को रिड्यूस प्रेशर पर वैक्यूम में जो है वो इसको बॉयल किया जाता है, हीट करेंगे और ये 120 डिग्री पर जो है वो बॉयल हो जाएगी 50 टॉर पे, यानी कि 760 टॉर प्रेशर पे 290 पे ये बॉयल हो रही थी और अब ये 50 टॉर प्रेशर पे 120 पर डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड हमारे आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम ग्राफ जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर वैक्यूम डिस्टिलेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।